हे गाइस, वेलकम टू एंथ्रोवर्ड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन ब्रांचेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड द रिलेवेंस। तो आज हम एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे, उनके स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे और उनके रिलेवेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 का 1.3 टॉपिक है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का कंटेंट क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी की जो ब्रांचेज होती हैं उसमें सबसे पहली ब्रांच होती है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर दूसरी होती है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड जो होती है वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जो फोर्थ होती है वो होती है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इन चारों ब्रांचेस के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। जो वर्ड एंथ्रोपोलॉजी है ये डिराइव्ड है फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपोज एंड लोगोस। तो एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और द साइंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी और द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है। और ये साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे है, क्योंकि ये होलिस्टिक एस्पेक्ट से ह्यूमन की स्टडी करता है। और होलिस्टिक एस्पेक्ट क्या होता है, जो उसके सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करता है। तो हमें इस होलिस्टिक नेचर को समझने के लिए इसके ब्रांचेस को जानना ज़रूरी है। इसके ब्रांचेस के बारे में एक डिटेल स्टडी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन के होलिस्टिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है, जिसके बेस पे हम डिफाइन कर पाएंगे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का रिलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू पीपल डिफर इन द स्किन कलर। लोगों के स्किन कलर डिफरेंट क्यों होते हैं? कुछ लोगों का स्किन कलर वाइट होता है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ फेयर होते हैं। तो इस तरह से हमारी स्किन कलर डिफर क्यों होती हैं। फिर आता है कि सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है, जिसका रीज़न होता है कि जेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पेरेंट्स से सन में जाती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हमारे एंसेस्टर्स थे वहाँ से प्रेजेंट ह्यूमन के बीच इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या रहा है, ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, जो कि हमें फिज़िकल डिफरेंसेस और चेंजेस अमंग द ह्यूमंस के बारे में समझने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर हमें इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो हमें ह्यूमन इवोल्यूशन और उनके वेरिएशन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होती है जो कंसीडर करती है ह्यूमन को एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी है ऑल अराउंड द ह्यूमन बीइंग। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ह्यूमन को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कंसीडर करता है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी होती है वो ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस के बेस पे होती है, और वो उनकी डाइवर्सिटी को एनालाइज करता है कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनके इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या था, और डिफरेंट डाइवर्सिटी में डिफरेंट ह्यूमन की स्टडी की जाती है। It also examines the biosocial adaptation of different human populations living in the different geographical and the ecological setting। जैसे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल सेटिंग्स में क्या होती हैं कि बायोसोशल एडाप्टेशन होती है। हर जियोग्राफिकल कंडीशन में एक एडाप्टेशन होता है। अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में कोई अगर ह्यूमन बीइंग रह रहा है, या एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में अगर कोई ह्यूमन बीइंग रह रहा है, तो उसका एक बायोसोशल रीज़न होता है जो कि जिसके बेस पर एडाप्टेशन करते हैं। पॉल ब्रोका ने एक डेफिनेशन दिया है जो डिफाइन करता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, द साइंस हुज ऑब्जेक्टिव इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कंसीडर्ड एज अ होल इन इट्स पार्ट्स एंड इन द रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द नेचर। तो अगर इसे हिंदी में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पॉल ब्रोका के हिसाब से मानवता के अध्ययन को उसके हिस्सों में और शेष प्रकृति के संबंध में संपूर्ण माना जाता है। तो ये पॉल ब्रोका का डेफिनेशन है। अब हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी करके देखते हैं कि
डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो सबसे पहले आती है हमारी प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ लिविंग एंड द एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स की जो प्राइमेटोलॉजी होती है वो स्टडी करता है जो लिविंग प्राइमेट्स है और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसे कहते हैं विलुप्त, जो विलुप्त हो चुके हैं उसके बारे में स्टडी करता है। प्राइमेट्स इंक्लूड करता है ह्यूमंस को, एप्स को, मंकीज़ को और प्रोसीमियंस को। जो दूसरी ब्रांच होती है ये होती है ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी और द पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। तो ये स्टडी करता है फॉसिल्स एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस और यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमंस को। तो जो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी होता है इसमें हम फॉसिल एविडेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम ह्यूमन स्केलेटन्स के डिफरेंट फॉसिल एविडेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं और फिर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। दिस हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन एंड कंपेरिजन ऑफ द फॉसिल्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस के फॉसिल्स को कंपेयर करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द मॉडर्न ह्यूमन एंड देयर एंसेस्टर्स, कि जो इवोल्यूशन हुआ है प्रेजेंट ह्यूमन में फ्रॉम द एंसेस्टर्स उसके बीच में हम लिंक डिटरमाइन करते हैं, लिंक क्या है। नेक्स्ट जो इसका ब्रांच होता है वो होता है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम करते हैं कि हाउ इवोल्यूशन वर्क्स, जीन्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है ह्यूमन के इवोल्यूशन में, हेरिडिटी का मैकेनिज्म क्या होता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं उसके बारे में ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी करता है। ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है जो कि डील करता है इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट्स से चाइल्ड के बीच की जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होती हैं उसमें क्या वेरिएशन होता है, कुछ डिफरेंट होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है ह्यूमन जेनेटिक्स में करते हैं। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच होती है वो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स, क्रिमिनल्स, विक्टिम्स ऑफ द मिसहैप्स एंड द नेचुरल कैलेमिटीज़। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के हेल्प से हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके ब्लड सैंपल्स या उनके हेयर रिमेन के बेस पे, कुछ विक्टिम्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी एक्सीडेंट में विक्टिम्स की स्टडी करनी होती है तो हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पे स्टडी करने के लिए जो ह्यूमन रिमेन्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज होता है वो अप्लाई होता है टू सॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू द क्रिमिनल एंड द लीगल मैटर्स। तो क्रिमिनल और लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डीएनए, हेयर विद रूट, ब्लड स्टेन्स, ड्रॉप ऑफ सीमेन, बॉडी फ्लूइड्स, स्किन सेल्स, सेल्स ऑफ द बोन मैरो, फिंगरप्रिंट्स, स्केलेटल रिमेन्स, इसके बिहाफ पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके डीएनए का एनालिसिस होता है, उनके हेयर हैं जो रूट्स के साथ हैं उसके बिहाफ पे स्टडी करता है, ब्लड स्टेन्स की, ड्रॉप्स ऑफ सीमेन, ब्लड फ्लूइड्स, स्किन सेल्स, सेल्स ऑफ द बोन मैरो, फिंगरप्रिंट्स, स्केलेटन रिमेन्स, इसके बिहाफ पे लोगों को आइडेंटिफाई करता है। With some specialized techniques, they can also identify the age, sex and the other morphological features. Forensic anthropology में कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती हैं जिसके बिहाफ पे हम इंडिविजुअल की एज, सेक्स और अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में। It describes, analyzes, interprets and explains the social and the cultural similarities and the differences. तो ये सोशल और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करता है, डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट करता है और एक्सप्लेन करता है। तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वह स्टडी करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, law and the relations between the such institutions. Social culture anthropology is the study of relations and the patterns of life. ये relations और
जो लाइफ का पैटर्न होता है उसके बारे में स्टडी करता है अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी हमेशा कंपैरिजन बेस पे करता है कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर हम कहीं भी यहाँ पे रिलेशन या पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को एक प्लेटफॉर्म पे रख के और फिर उसकी स्टडी करता है। फिर आगे देखते हैं कि स्टडी जो होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कलेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। जो फील्ड वर्क होता है ये एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक को यूज़ करके किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी फील्ड वर्क के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ रखा है कि फील्ड वर्क मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें कि हमारा क्वेश्चनायर होता है, शेड्यूल होता है, इंटरव्यू होता है, ये सारी जो है एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने डिफ़ाइन किया कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस ऑफ द सोसाइटी। यह नेचुरल साइंस है सोसाइटी की, जो सोसाइटी को उसी तरीके से स्टडी करती है जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। फिर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है कल्चर एज अ मेजर मैकेनिज्म बाय विच द ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन कैसे अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, क्या कंडीशन रही, कैसे ये कल्चरली रिलेटेड होता है, और स्टडी करते हैं इसके ओरिजिन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी को, जो टाइम के हिसाब से लोगों के बीच में चेंजेस आए। मीन्स कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट में अगर कोई ह्यूमन बीइंग सेटल होता है तो वहाँ पे उसके उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, और उस एडॉप्टेशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है, एक लॉन्ग टाइम लगता है। जो लोग धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट को के एडॉप्टेशन को सीखते हैं, करते हैं और फिर सर्वाइव कर पाते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में कुछ सब फील्ड्स होती हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे, जिससे कि टोटल अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कल्चर की ऑल डायमेंशंस में। तो सबसे पहले आते हैं फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी। जैसा कि नाम से कन्फर्म है, फैमिलियल मीन्स कि फैमिली के बारे में स्टडी करना है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी होता है फैमिलीज़ की, जो कि डिफरेंट कल्चर के फैमिलीज़ की एक कंपैरेटिव स्टडी होता है, और ये स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, इट्स फॉर्म्स, फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सोसाइटीज़। सो तो फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिजेस, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, मैरिज पेमेंट्स ऑफ इन द डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि मैरिज जो होता है वो बेसिस ऑफ फैमिली होता है। नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के, फ्रॉम द प्री लिटरेट फूड कलेक्टिंग इकोनॉमी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो जो प्री लिटरेट फूड कलेक्टिंग इकोनॉमी होता है ये बेसिकली रिलेटेड होता है कि जब ह्यूमंस के पास कोई टूल्स नहीं थे, जब उन्हें एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, उस इकोनॉमी से लेकर के जो मॉडर्न हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जो मॉडर्न एरा में इंडस्ट्रीज़ की इकोनॉमी जो आ गई है, उसकी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि ये डील्स करता है डिफरेंट टाइप एंड द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलेशंस इंक्लूडिंग the mores and the norms as well as customs and laws, nature of sanctions including the punishment and rewards। तो यहाँ पे स्टेट वर्सेस स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो हमारी करेंटली पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की फॉर्मेशंस होती हैं, जबकि अगर स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कस्टम्स एंड लॉज की बात करेंगे, सैंक्शंस की बात करेंगे और पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स की बात करेंगे, जिसके बिहाफ पे स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम काम करती है, जो कि ट्राइबल्स में एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट ब्रांच जो होता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द रिलीजन। तो ये बिलीव्स और प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो सुपर नेचुरल पावर होती है और फोर्सेज होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ग्रुप के कल्चर में। मीन्स कि बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो होती हैं सुपर नेचुरल पावर और फोर्सेज से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कल्चर में। तो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो एसोसिएटेड होती हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से होती है और रिचुअल और परफॉर्मेंसेस से होती है, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के अंडर आती है। तो अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो ट्राइबल्स के रिलीजन में बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस होती हैं वो सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जो कोई भी कस्टम या कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं तो उनका बिलीफ होता है कि
सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, और अगर वो उस कस्टम्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, और अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है। नेक्स्ट वन जो होती है वो होती है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हम ह्यूमन, इन्वायरमेंट और कल्चर के इंटर रिलेशनशिप को देखते हैं कि कैसे ह्यूमन, इन्वायरमेंट और कल्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर को शेप करने में या शेपिंग ऑफ द कल्चर में। सो इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द कल्चर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट थिंग आती है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कंसर्न करती है बायो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमंस एंड देयर वर्क्स इन रिलेशनशिप टू द हेल्थ एंड डिसीजेज। तो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में बायो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि डिसीजेज जो होते हैं वो सुपर नेचुरल पावर या विच पावर की वजह से होती है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, डांस परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि सोसाइटी कलेक्टिवली करती है, और इस बिहाफ पे वो उस डिसीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। लोकल बिलीफ्स जो होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ और डिजीज़, तो ये ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं जो कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो लोकल बिलीफ्स हमारे हेल्थ और डिसीजेस से रिलेटेड होती हैं ट्राइबल कल्चर में, जो कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को मेजर करता है। नेक्स्ट ब्रांच जो होती है वो होती है डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एड्रेस करता है सम ऑफ द बेसिक कंसर्न्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी जैसा का नाम से कन्फर्म है कि ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसमें वेलफेयर, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट आती हैं विद द अल्टीमेट एम ऑफ टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड द डिसेंट लाइवलीहुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और उनके डिसेंट लाइवलीहुड को इंश्योर करता है। हैंस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ह्यूमन वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, या ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट आते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे। सो द वर्ड आर्कियोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, आर्कियोस मीन्स ancient and the logos means study. So the archaeology is the study of human activity in the past. It deals with the past culture in relation to the environment and examines the origin and the development of the human culture. तो ये पास्ट कल्चर को एग्जामिन करती है इन द रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, कि पास्ट टाइम में इन्वायरमेंट कैसा था, क्या कंडीशंस थी उस टाइम पे, उसके बिहाफ पे हम ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर की। इट डील्स विद द प्री हिस्ट्री के बारे में डील करता है। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? द पीरियड बिफोर द इन्वेंटिंग ऑफ राइटिंग। जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से हम चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिए, तो वो चीज़ें हमारी हिस्ट्री में आती हैं। कि जब हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमने राइटिंग स्टार्ट कर दी, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया और उसके बारे में हमें प्रूफ मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन प्रूफ है। बट जब राइटिंग नहीं था तो उससे पहले की जो हिस्ट्री होती है वो प्री हिस्ट्री होती है। तो प्री हिस्ट्री पीरियड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, और उसके बेस पे हम आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को हम बनाते हैं। तो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं टूल्स को, पॉटरी को, अदर मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बाय ह्यूमंस एज वेल एज द रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं वो टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, पॉटरी के बारे में स्टडी करते हैं, या और भी मटेरियल रिमेन्स जो ह्यूमन के जो रिमेन्स होते हैं, या फिर प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, उसके बिहाफ पे स्टडी करते हैं। द स्केलेटल रिमेन्स एंड देयर मटेरियल हेल्प्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी टू रिकन्स्ट्रक्ट द ह्यूमन पास्ट। तो जो ह्यूमंस या एनिमल्स या प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उसके बिहाफ पे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करता है।
आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरटेक साइट एक्सकेवेशंस। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी कल्चर को थ्रू द साइट एक्सकेवेशंस, मीन्स की खुदाई होती है डिफरेंट साइट्स की और उसके बिहाफ पे वो फाइंड करते हैं कल्चर और बायोलॉजिकल रिमेन्स को और फिर स्टडी करते हैं। तो कोई भी रिमेन्स अगर हमें मिलता है, अगर कोई पॉट मिलता है, स्केलेटल मिलता है या कुछ और प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम कल्चर और सोसाइटी के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट एज को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में टाइम को, कितना टाइम पुराना ये मटेरियल है, ये रिमेन्स हैं। तो इसमें दो तरह की आपकी डेटिंग मेथड्स आती हैं। पहली होती है रिलेटिव डेटिंग मेथड्स। तो रिलेटिव डेटिंग मेथड्स में सबसे जो पहला उसका टाइप होता है वो होता है स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी में बेसिकली हम स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है डिपोजिशन का इन द अर्थ रॉक्स इन लेयर्स। तो डिपोजिशन होता है, जो अर्थ के रॉक्स होते हैं लेयर बाय लेयर, उसके बिहाफ पे हम स्टडी करते हैं कि जो सबसे बॉटम का लेयर होगा, अगर ये हमारा एक रॉक है, तो स्ट्रेटिग्राफी में हम लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे रॉक्स की लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे बॉटम का जो लेयर होता है ये सबसे ओल्डेस्ट होता है, फिर उसके बाद डिपोजिशन जो होता है उसके बाद के लेयर का होता है, फिर उसके बाद के लेयर का होता है। तो ये एक टाइम को डिफाइन करता है। जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो सबसे ओल्डेस्ट लेयर है। तो ये स्ट्रेटिग्राफी में स्टडी किया जाता है। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है फ्लोरीन डेटिंग। तो फ्लोरीन डेटिंग में क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो पानी में नेचुरली पाया जाता है इन मेनी रीजन्स, और ग्रेजुअली जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन बोन्स एंड टिथ में। तो फ्लोरीन डेटिंग में जो फ्लोरीन जो है वो फाउंड नेचुरली इन द वाटर इन मेनी रीजन्स एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स इन बोन्स एंड द टिथ। तो ये ह्यूमन या एनिमल के टिथ या बोन में ये पाया जाता है और उसके बिहाफ पे हम स्टडी कर पाते हैं कि कितनी फ्लोरीन की क्वांटिटी हमें मिली है, और उस बिहाफ पे हम उसके डेट को डिसाइड करते हैं। फिर सेकंड थिंग जो आती है वो होती है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स, जिसमें हम रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में स्टडी करते हैं, आर्गन डेटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं टिल द इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर, और जब वो मरते हैं तो जो C14 एटम्स होता है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बिहाफ पे हम एज को कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट लेफ्ट है अभी उस सैंपल में, और जो रेट ऑफ डीके होता है उसे ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं। और अगर हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन की बात करें, C14 की बात करें, तो ये होता है 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। तो कार्बन 14 से जो उस सैंपल में रिमेन रहता है, कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14 के बीच चेंजेस होते हैं। तो नाइट्रोजन 14 के बीच जो डीके का प्रोसेस होता है वो उसका हाफ टाइम पीरियड होता है, जो 5730 ईयर्स लेता है कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने में, जो कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है। अब आते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पे। तो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज़ इट्स एबिलिटी टू स्पीक। ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ह्यूमन का जो बोल पाता है। ह्यूमन्स आर नॉट अलोन इन द यूज़ ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन में ह्यूमन अकेला नहीं है जो इसे यूज़ करता है। हम एनिमल्स के बीच में भी हम सिम्बॉलिक कम्युनिकेशंस के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो बर्ड्स होती हैं वो अपने आवाज़ के बेस पे एक सिग्नल देती हैं या कम्युनिकेट करती हैं। जो एप्स होते हैं वो अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होती है जो ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी करती है, और लैंग्वेज जो है अलाउ करता है पीपल को टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू
another generation. तो language is very important to preserve and transmit their culture from the one generation to another generation. Linguistic anthropology seeks to discover the ways in which the language are the similar or different from the one another. तो जैसा कि हमने स्टडी किया है कि जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो हर बेस पे होलिस्टिकली डिफरेंट पीपल के कल्चर को कंपेयर करता है. वो सोशली कंपेयर करता है, पॉलिटिकली कंपेयर करता है, इकोनॉमिकली कंपेयर करता है, बायोलॉजिकली कंपेयर करता है. तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में. द एरियाज ऑफ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. तो ये 3 फील्ड्स होते हैं जो हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, ग्रामेटिकल पैटर्न ऑफ द लैंग्वेजेस होता है. किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके ग्रामेटिकल पैटर्न पर डिपेंड करता है. तो इसलिए स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक की स्टडी हम करते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में. सेकंड वन इज़ द सोशल लिंग्विस्टिक. तो उस लैंग्वेज का सोशल बिहेवियर क्या है पर उस पर्टिकुलर कल्चर में, तो ये सोशल लिंग्विस्टिक में स्टडी किया जाता है. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स होता है जो उस लैंग्वेज के ओरिजिन, उसके कंपैरिजन और क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता है. तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं. अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में. तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आइए इस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं. तो व्हाट आर द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड द लिंग्विस्टिक्स. तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक के बारे में आपको इसमें लिखना है. डिस्कस द टाइप्स ऑफ द कंपैरिजन इन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ जो कंपैरिजन्स होती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बिहाफ पे, उसके बारे में डिस्कस करना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इस क्वेश्चन में आपको न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स इन द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. फिर अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉग्निटिव अप्रोच एंड क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स इम्प्लीकेशंस इन द सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. इसमें कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में लिखना है और इसके इम्प्लीकेशन के बारे में लिखना है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में. लास्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट टू द फील्ड मेथड यूज इन द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और इस लेक्चर के बेस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि यूपीएससी में प्रीवियसली पूछे गए हैं. तो अगर आप इस लेक्चर को सही से समझते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे पाएंगे. तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और बाकी की चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही. और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी. टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.